आज हम बात करेंगे व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में कि जो व्यंजन वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। इससे पहले हम जान लें कि स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान की फुल वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण जो हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। इससे पहले व्यंजन की वीडियो में हमने जाना था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो आज हम बात करेंगे व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में। तो जब व्यंजन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान को जानेंगे। तो स्पर्श व्यंजन जो हैं, सबसे पहले यहाँ जानने वाली बात यह है कि स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिनका नाम है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं? शॉर्ट से ऐसे याद कर सकते हैं, कचट तप। यानी कि स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में। फिर बात करें इनके उच्चारण स्थान की, तो क वर्ग में कितने वर्ण हैं हमारे? क वर्ग में है हमारे क, ख, ग, घ और न। तो क वर्ग में हमारे 5 वर्ण हैं और जब हम क वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राणवायु होती है वो कंठ को स्पर्श करती है। कंठ ये भाग होता है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, आप उच्चारण करके देखिए, क्या पता चलेगा यहाँ पर कि क, ख, ग, घ, ण। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु कंठ को स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। अब जब कंठ होगा इनका उच्चारण स्थान, तो उसी के आधार पर ये जो वर्ण है 5 क, ख, ग, घ, ण, इन्हें कंठ्य वर्ग भी कहा जाता है। फिर बात करें अगले वर्ग की, तो अगला वर्ग है हमारा च वर्ग। च वर्ग में कितने व्यंजन हैं? च वर्ग में भी हमारे 5 व्यंजन हैं। च में है हमारे च, छ, ज, झ, ज्य। च वर्ग में हमारे 5 वर्ण हैं और जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं च, छ, ज, झ, ज्य, तो जो फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु होती है वो तालु को स्पर्श करती है। तालु कौन सा भाग होता है? जीभ के ऊपर वाला जो भाग होता है, मुंह में जीभ के अंदर ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम तालु कहते हैं। अब इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो जो फेफड़ों से निकलने वाली वायु है वो तालु को स्पर्श करती है, इस कारण इसे तालव्य वर्ग भी कहा जाता है। अब ऐसे पूछा जाए कि तालव्य वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो हम यहाँ याद रखेंगे कौन से वर्ण आते हैं तालव्य वर्ग के अंतर्गत? च वर्ग के, च, छ, ज, झ, ज्य। अब बात करें अगले वर्ग की, अगला है हमारा ट वर्ग। तो ट वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। तो यहाँ पर भी ट वर्ग में हमारे पास 5 वर्ण आते हैं और जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राणवायु है वो कैसे स्पर्श करती है? मूर्धा को स्पर्श करती है। और मूर्धा कौन सा भाग होता है? तालु से आगे का और ऊपरी जबड़े के दांतों के अंदर का जो कठोर भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। अब यहाँ ये किसके द्वारा स्पर्श हो रहे हैं? मूर्धा के द्वारा स्पर्श हो रहा है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ग भी कहते हैं। फिर यहाँ अगला वर्ग है हमारा त वर्ग। त वर्ग में जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं त, थ, द, ध, न, जब हम त वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ अंदर की तरफ से ऊपरी जबड़े के दांतों को स्पर्श करती है, तो इसलिए इसे दंत वर्ग में रखा गया है। और फिर यहाँ बात करें कि दंत वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अब आप यहाँ बोलकर प्रयास करें कि त, थ, द, ध, न, तो हम पाएंगे कि हमारी जो जीभ है वो हमारे ऊपरी जबड़े के दांतों को अंदर से स्पर्श कर रही है। तो जिससे हमें पता चला कि त वर्ग के जो व्यंजन है वो दंत को स्पर्श करते हैं और इसी कारण इन्हें दंत वर्ग में रखा गया है। फिर बात करें अगले वर्ग की, तो अगला है हमारा प वर्ग। प वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं? तो प वर्ग में आते हैं प,
फ ब भ म। तो प वर्ग में भी हमारे 5 वर्ण आते हैं और आप यहाँ बोलकर देखेंगे कि जब हम इन प वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ आपस में स्पर्श करते हैं। हमारे होठ आपस में स्पर्श करते हैं यानी फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राणवायु होती है वो हमारे होठों से टकराती है, इसी कारण इसे ओष्ठ्य वर्ग में रखा गया। अब आप यहाँ बोलकर देखें इन वर्णों को प फ ब भ म, तो हम देखेंगे कि हमारे जो दोनों होठ हैं वो आपस में स्पर्श कर रहे हैं, इसी कारण इसका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। और कौन सा वर्ग है? ओष्ठ्य वर्ग है। अब बात करें व्यंजन का जो दूसरा भाग है जिसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं? हमारे 4 वर्ण आते हैं जो कि हैं य, र, ल, व। अब हम यहाँ देखें कि जब हम य का उच्चारण करते हैं तो जो फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु है वो किसे स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है। तालु कौन सा भाग है? जीभ के ऊपरी वाला जो भाग है उसे तालु कहते हैं। फिर र का जब हम उच्चारण स्थान करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्राणवायु है वो किसे स्पर्श कर रही है? मूर्धा को। मूर्धा कौन सा भाग होता है? जैसा कि अभी हमने जाना कि तालु से आगे का भाग और ऊपरी जबड़े के दांत से अंदर का जो कठोर भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। फिर अगला वर्ण है ल। जब हम ल वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऊपरी जबड़े के जो दांत हैं उन्हें अंदर से स्पर्श करती है, इसलिए ल का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। वैसे ही व का जब हम उच्चारण स्थान करते हैं, जब हम व का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान आता है ओष्ठ यानी कि होठ। अब देखेंगे व्यंजन का जो तीसरा भाग है जिसका नाम है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में कितने वर्ण हैं हमारे? इसमें हैं हमारे 4 वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये जो श दिया हुआ है शलजम, जब हम शलजम का उच्चारण करेंगे तो जो प्राणवायु है वो किसे स्पर्श करेगी? तालु को, इसलिए श का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। और षटकोण, जब हम बोलते हैं षटकोण, तो यहाँ पर ये जो श है जब इसका उच्चारण करते हैं तो वो होता है हमारा मूर्धा के द्वारा। अगला दिया है स सपेरा। जब हम स का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु किसे स्पर्श कर रही है? हमारे दांतों को, यानी कि जब हम स का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो ऊपरी जबड़े के दांत को अंदर से स्पर्श करती है। फिर बात करें ह की यहाँ बात करें तो ह का उच्चारण जब करते हैं तो प्राणवायु कहाँ पे टकराती है? कंठ पर, यानी कंठ को छूकर निकलती है, इसलिए ह का उच्चारण स्थान कंठ है। अब बात करें व्यंजन का जो चौथा भाग है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की जब हम बात करें कि संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो उच्चारण स्थान जानने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन किन व्यंजन से मिलकर बने हैं, तभी हम उनका उच्चारण स्थान बता पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ श की बात करें, ये जो छ है ये किससे मिलकर बना है? स्वर रहित क और स षटकोण से मिलकर बना हुआ है। अब क का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ, जैसा कि हमने जाना क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अब इसकी श षटकोण की बात करें तो यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो इस प्रकार छ का जो उच्चारण स्थान बनेगा वो क्या है हमारा? कंठ और मूर्धा। अब अगला संयुक्त वर्ण है हमारा त्र। तो त्र किससे मिलकर बना हुआ है? त्र बना है स्वर रहित त और र से मिलकर बना हुआ है। तो त की बात करें, त का उच्चारण स्थान क्या होता है? त का उच्चारण स्थान है दंत। यहाँ देखेंगे कि त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। और र का उच्चारण स्थान क्या है? र का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो इस प्रकार जो त्र का उच्चारण स्थान होगा वो होगा दंत और मूर्धा। अब बात करें अगले संयुक्त व्यंजन की, तो अगला है हमारे पास ज्ञ। तो ज्ञ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ज्ञ किससे मिलकर बना होता है? ज और ज्ञ से मिलकर ज्ञ बनता है। तो ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज का उच्चारण स्थान है हमारा तालु और ज्ञ जो दिया है ज्ञ का उच्चारण स्थान है तालु, यानी कि ज और ज्ञ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो ज्ञ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। अगला संयुक्त व्यंजन है हमारा श्र। श्रमिक। तो श्र किससे मिलकर बना होता है? श और र से मिलकर बना होता है। श का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु
और र का उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। तो इस प्रकार श का जो उच्चारण स्थान बनेगा वो क्या है, तालु और मूर्धा। तो इस प्रकार आज हमने व्यंजन के जितने वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है इस बारे में आज हमने जाना, और स्वर वर्णों का जो उच्चारण स्थान है और उन्हें कैसे समझा जाए इसकी फुल वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।